नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके लोअर पीसीएस एग्जाम या आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो कि यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक क्वेश्चंस के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पर डिलीवर की जा सके। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 101, क्योंकि 1 to 100 क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोस में दिए जा चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियोस भी जा करके आप देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। अ कार्बन माइक्रोफोन इज बेस्ट यूज्ड फॉर। पहला ऑप्शन है डायनेमो, टेलीफोन, ट्रांसफार्मर या नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड, जो कार्बन माइक्रोफोन होता है इसका यूज़ टेलीफोन में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके जो साउंड होते हैं, है ना, जो साउंड वेव होता है उसको कहीं ना कहीं इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पर जो कार्बन माइक्रोफोन होता है बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब होगा टेलीफोन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 102। सिटी स्कैन में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज यूज्ड इन सिटी स्कैन? तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली जो एक्स रेज होती हैं उनका यूज़ किया जाता है सिटी स्कैन में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। इंफ्रारेड, जिनको आप लोग अवरक्त किरणों के नाम से जानते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो कि आपकी पराश्रव्य तरंगें होती हैं, और विजिबल लाइट जो कि आपका दृश्य प्रकाश होता है। तो इसका सही जवाब होगा एक्स रेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में यूज़ किया जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको दोबारा से इंक्लूड किया हूँ मैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इसमें एक ऑप्शन है आपका सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है सीरियम, और चौथा ऑप्शन है आपका एस्टेटिन, और तीसरा ऑप्शन था एस्टेटिन, और चौथा है वेनेडियम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सिलिकॉन होता है इसका बहुत आप कह सकते हैं यूज़ होता है सोलर सेल्स को बनाने में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 104 या 104 पे। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? सोलर सेल, सौर सेल, लघु नाभिकीय रिएक्टर या फिर स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, डायनेमो और थर्मोपाइल। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब होगा सोलर सेल, है ना। सोलर सेल का यूज़ किया जाता है कृत्रिम उपग्रह या फिर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स की तरीके से या सोर्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। 4 ऑप्शन थे आपके पास, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही जवाब है इसका क्लोरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। पहला ऑप्शन है रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, घी एंड पल्सेस। तो फ्रेंड्स, विटामिन सी का इनमें से जो प्रमुख स्रोत है वो आपका है कच्चे एवं ताजे फल, रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। निम्न में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज स्लो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? तो फ्रेंड्स, विटामिन सी, डी, ई और के आपके पास 4 ऑप्शन थे। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स विटामिन के। विटामिन के की कमी से जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? द हार्मोन रिलेटेड टू द डॉट टॉलरेंस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन या गिबरलिन भी आप कह सकते हैं, इंडोल एसिटिकम या इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन। तो फ्रेंड, जो ड्रॉट टॉलरेंस हार्मोन होता है वो आपका कौन सा होता है? ड्रॉट टॉलरेंस हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ए, एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ पर फ्रेंड्स, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो पूछा जा रहा है। विच गैस इज यूज टू राइपन रॉ फ्रूट्स?
तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा इथाइलिन, सॉरी एसिटिलीन, है ना। जो एसिटिलीन गैस होता है, या कई बार इथाइलिन का भी यूज़ करते हैं, अगर इथाइलिन ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो भी करेक्ट होगा। तो एसिटिलीन जो है इसको कच्चे फलों को पकाने के लिए यूज़ में लाया जाता है। 4 ऑप्शन थे, ईथेन, एसिटिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा एसिटिलीन। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है, आगे डिस्कशन करते हो सकता है याद आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ देखिए याद आ गया, क्वेश्चन था कि जो टर्मेरिक होता है ना, टर्मेरिक या आप हल्दी कह सकते हैं, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर में रूट मैंने कल बताया था। तो कई बार फ्रेंड्स ह्यूमन एरर भी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ये जब क्विज बनाया गया था तो कई बार ह्यूमन एरर हो जाती है, जिसके कारण से बोलने में भी कई बार गलती हो जाती है। तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि जो ट्यूमरिक होता है या फिर जो हल्दी होती है, ये आपका स्टेम से आता है, ध्यान रखिएगा, स्टेम से, है ना। स्टेम मतलब तना, लेकिन ये जो स्टेम होता है ये आपका फ्रेंड्स अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम, इसके द्वारा ये हल्दी प्राप्त की जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, जो कल के उसमें था, जो हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। दंत क्षय का कारण क्या है? द कॉज ऑफ टूथ डिके इज। तो 4 ऑप्शन थे आपके पास, वायरल इन्फेक्शन मतलब वायरल संक्रमण, कंटेमिनेटेड वाटर दूषित पानी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियल संक्रमण, या फिर हेरिडेटरी कॉज वंशानुगत कारण। तो फ्रेंड्स, जो दंत क्षय होता है टूथ डिके, उसका बेसिक रीजन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके कारण आपका टूथ डिके होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बोर्न डिजीज? चेचक, चिकन पॉक्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस। तो फ्रेंड जो है लास्ट ऑप्शन है कॉलेरा या हैजा। तो चिकन पॉक्स आपका वायरस के कारण होता है, मलेरिया भी आप कहीं ना कहीं जानते हैं, मॉस्किटो इसमें रीज़न होता है। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। फ्रेंड जो कॉलरा होता है, ध्यान रखिएगा, ये कंटेमिनेटेड वाटर या फिर जो दूषित पानी होता है उसके कारण फैलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैजा या कॉलरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। कोबाल्ट 60 क्या एमिट करता है? अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे या एक्स रे? तो फ्रेंड्स कोबाल्ट 60 जो है ये आपका एमिट करता है गामा रेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 114 है आपका, शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित रखता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल्स द टेम्परेचर? हार्ट, ब्रेन, लीवर या किडनी? हृदय, दिमाग या ब्रेन? यकृत या वक्र? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ब्रेन, है ना। जो ब्रेन होता है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को कहीं ना कहीं कंट्रोल रखता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 115 या 115 पे। कौन सी यांत्रिक तरंग है या फिर विच इज अ मैकेनिकल वेव? रेडियो वेव, एक्स रेज या एक्स वेव्स, लाइट वेव, साउंड वेव? तो ध्वनि तरंगे फ्रेंड ध्यान रखिएगा ये आपकी मैकेनिकल वेव्स होती हैं या यांत्रिक तरंगे होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? एस्ट्रोनॉट्स सी द कलर ऑफ द स्काई, कैसा दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा मतलब नीला, व्हाइट सफ़ेद, ब्लैक काला या लाल रेड? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का कलर होता है वो ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। निम्न में से किसे वाहनों के दृष्टि दर्पण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर साइट मिरर इन व्हीकल्स? जो साइट मिरर्स होते हैं व्हीकल्स में वो जनरली कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कॉन्वेक्स लेंस, है ना। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो साइड मिरर की तरह व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। चार ऑप्शन यहाँ पर भी थे, फ्लैट, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, इम्प्लाइड, मतलब समतल, उत्तल, अवतल या प्रतिपीत। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट इज मेड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये आपका फ्रेंड्स सही ऑप्शन यहाँ पर क्या दिए हैं? टंगस्टन, मैग्नीशियम, आयरन या नाइक्रोम। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है फ्रेंड्स वो टंगस्टन का, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो टंगस्टन जो होता है वो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है उसके ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पर हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। महादेव पहाड़ियाँ या महादेव हिल्स अ पार्ट ऑफ? महादेव पहाड़ियाँ किसका पार्ट है? सतपुड़ा, विंध्यन, वेस्टर्न घाट या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स सतपुड़ा जो है ध्यान रखिएगा इनका जो अपर पार्ट है वो आपका महादेव पहाड़ियाँ कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा। और अगर राज्य पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मक्के की खेती की जा सकती है, मेज कैन बी कल्टिवेटेड। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मेज है या जो मक्का है उसकी खेती किस मौसम में की जा सकती है? खरीफ, रबी, जायद या फिर वर्ष भर? तो फिर ध्यान रखिएगा कि जो मेज होता है ना, मतलब जो मक्का होता है इसकी खेती हम वर्ष भर कर सकते हैं, ऑल ऑफ द ईयर, ठीक है, ऑल अराउंड द ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल द ईयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। धब्बा रहित स्टील बनने में लोहे के साथ
कौन सी धातु मिलाई जाती है, मतलब अगर हमें स्पॉटलेस स्टील बनाना है तो उसमें हम लोहे के साथ क्या मिलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 4 ऑप्शन है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन और कार्बन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम का यूज़ हम लोग करते हैं फ्रेंड्स स्पॉटलेस स्टील बनाने में, आयरन के साथ इसको मिला करके उसका एलॉय बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, अलमत्ती डैम या अलमत्ती बांध किस नदी के ऊपर है? ऑन विच रिवर इज द अलमत्ती डैम लोकेटेड? तो फ्रेंड्स का 4 ऑप्शन थे, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। चारों ही आप देख रहे हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, बे ऑफ बंगाल में पानी ड्रेन करती हैं। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के ऊपर आपका अलमत्ती डैम बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, लौ अयस्क किस प्रकार की किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना? तो फ्रेंड जो आयरन ओर होता है या लौ अयस्क होता है, ये पूछा जा रहा है ये किस प्रकार के रॉक्स में मिलता है आपको, या किस ऑर्डर के रॉक्स में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड धारवाड़। जो धारवाड़ क्रम की शैल होती हैं वो आयरन ओर में रिच होती हैं। ठीक है, निक्स एवं हाइड्रा ये किसके चंद्रमा है? निक्स एंड हाइड्रा आर द मून्स ऑफ। तो 4 ऑप्शन है, प्लूटो, वेनिस, जुपिटर एंड मरकरी। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा प्लूटो। जो निक्स एंड हाइड्रा हैं दे आर द मून्स ऑफ प्लूटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू। 4 ऑप्शन थे, बोलिविया, परागे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पूछ रहा है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश, ये कहाँ से नहीं निकलती है? तो ध्यान रखिएगा ये बोलिविया से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? पर्वतों का सागर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द ओशन ऑफ द माउंटेन्स? जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका या साउथ ईस्ट एशिया? तो पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो इन चारों ऑप्शंस में फ्रेंड्स जो ब्रिटिश कोलंबिया है इसे आप सी ऑफ ओशियंस या सी ऑफ माउंटेन्स या ओशन ऑफ माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा ब्रिटिश कोलंबिया आपका कनाडा का सबसे वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है ना। कनाडा जो है आपका नॉर्थ अमेरिका में, इसका सबसे वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है आपका ब्रिटिश कोलंबिया, और उसे हम लोग सी ऑफ माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 127, यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप? ऑयल कैपिटल पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड 4 ऑप्शन है, बेलफास्ट, एबरदीन, लीड्स और लिवरपूल। तो ध्यान रखिएगा जो एबरदीन है इसे यूरोप का ऑयल कैपिटल बोला जाता है ना, यूरोप की तेल राजधानी या ऑयल कैपिटल ऑफ द यूरोप बोला जाता है। एबरदीन कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका स्कॉटलैंड में है ना, स्कॉटलैंड में आपका एबरदीन है। और एबरदीन की एक और खासियत है, इसको भी आप याद रखिएगा कि इसको सिटी ऑफ ग्रेनाइट्स बोला जाता है ना, सिटी ऑफ ग्रेनाइट्स। जो ग्रेनाइट का पत्थर होता है वो भी यहाँ पर इसके लिए बहुत जाना जाता है, एबरदीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है, सडन ड्रॉप इन द लेवल ऑफ मर्करी इन अ बैरोमीटर इंडिकेटर ऑफ। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, क्लियर वेदर, स्टॉर्मी, स्नोई और हैवी रेन। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि जब बैरोमीटर में है ना पारा गिरता है इट मीन्स कि उस जगह पर लो प्रेशर बन रहा हो, और लो प्रेशर एक आपका चक्रवाती केंद्र होता है, साइक्लोनिक सेंटर होता है। साइक्लोनिक सेंटर का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ से हवा ऊपर की ओर उठेगी है ना। लो प्रेशर कब बनेगा? जब हाई टेम्परेचर रहा होगा, हाई टेम्परेचर के कारण हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के कहीं ना कहीं वो कंडेंसेशन करेगी है ना ड्यू पॉइंट पर, और वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा जिसके कारण रेनफॉल होगी। कई बार ये रेनफॉल थंडर स्टॉर्म से भी एसोसिएटेड होती है, आंधी तूफान से भी एसोसिएटेड होती है। तो हम एक मोटा ये कह सकते हैं कि अगर बैरोमीटर में प्रेशर गिरता है तो लो प्रेशर क्या इंडिकेट करता है? एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी की कंडीशन है ना, अस्थिरता की एक कंडीशन डेवलप होती है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं तूफान जो स्टॉर्मी वेदर है उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब होगा स्टॉर्मी वेदर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? इन विच सॉयल कैपिलरी इज द मोस्ट डोमिनेंट? 4 ऑप्शन थे, क्लेई सॉयल, सिल्ट सॉयल, लोमी सॉयल और सैंडी सॉयल, चिकनी मिट्टी, पांचू मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोम मिट्टी। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा जो कैपिलरी एक्शन होता है वो सबसे बेहतर होता है क्लेई सॉयल में। ठीक है, जो चिकनी मिट्टी होती है वो आपकी कैपिलरी एक्शन के लिए बहुत अच्छे जाने जाती है। बुशमैन इज रिलेटेड टू, जो बुशमैन है ये आपके कहाँ से रिलेटेड है? ईस्ट अफ्रीका, सहारा डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड बुशमैन एक प्रजाति है, स्पीसीज है, ध्यान रखिएगा, और ये कहाँ से रिलेटेड है? ये आपके कालाहारी डिजर्ट से एसोसिएटेड है। अब कालाहारी जो डिजर्ट है फ्रेंड वो किन किन कंट्रीज में फैला हुआ है? तो नामीबिया, बोस्टवाना और साउथ अफ्रीका है ना। नामीबिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, इनको मिला करके ये कालाहारी डिजर्ट फैला हुआ है। नामीबिया और बोस्टवाना यहाँ पर जो बुशमैन प्रजाति है उसकी
अधिकता पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? शैवाल, एल्गाई, ब्रायोफाइट्स, टेरेडोफाइट्स या फिर फंगस, कवक। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो कवक होता है फंगस, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? अग्निमित्र और दिवाकर मित्र, पुष्यमित्र या फिर वसुमित्र। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो शुंगा डायनेस्टी थी, है ना, वो आपकी उसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। मौर्यन के बाद ये आई थी। लास्ट मौर्यन किंग कौन सा था? तो लास्ट मौर्यन किंग था आपका बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ आपका लास्ट मौर्यन किंग था और इसी का जनरल था पुष्यमित्र शुंग, है ना। तो पुष्यमित्र इसी का जनरल था, इसने इसका असैसिनेशन किया, इसको मार दिया, है ना। मौर्यन जो लास्ट मौर्यन किंग था उसको पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और बाद में वो गद्दी पर बैठा और उसने शुंगा वंश का स्थापना किया, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो अग्निमित्र है ना, ये कहाँ से एसोसिएटेड है? तो ध्यान रखिएगा, कालिदास की एक रचना थी मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र, यही जो अग्निमित्र हैं और मालविका, इनकी प्रेम कथा है मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। अकॉर्डिंग टू मिलिंद पन्नू, हु वाज द बुद्धिस्ट मांग टू होम किंग मिलिंद पोज्ड क्वेश्चन? मिलिंद पन्नू के अनुसार वह बौद्ध भिक्षु कौन था जिससे राजा मिलिंद ने प्रश्न किया था? तो ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शन है, आनंद, अश्वघोष, नागसेन। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स नागसेन, है ना। नागसेन से प्रश्न किए गए थे मिलिंद पन्नू में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। द इटालियन ट्रेवलर हु लेफ्ट वेरी फ्रेज वर्दी अकाउंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज? किस इटावली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही प्रशंसनीय विवरण छेड़ा था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा निकोलो कोंटी। चार ऑप्शन थे, ई बरबोसा, मुनेची, मार्को पोलो, निकोलो कोंटी। तो इसका सही जवाब होगा निकोलो काउंटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? बहुत ईजी आंसर है, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह या विनायक दामोदर सावरकर। तो फ्रेंड्स, जो नौजवान भारत सभा थी, इसकी संस्थापना किसने की थी? भगत सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा कब की गई? व्हेन वाज द अनाउंसमेंट टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स 1911। जो 1911 का दिल्ली दरबार हुआ था, जब जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी भारत आए थे, तो तभी ये घोषणा की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1910, 15, 18, 19, है ना। चार ऑप्शन थे आपके पास। तो इसकी स्थापना 1915 में की गई थी और किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। नाम याद रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने इसकी स्थापना की थी हिंदू महासभा की 1915 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुने जाते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट या फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको चुनते हैं आपके एमएलएज, है ना। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल G20 समिट इन 2021? G20 समिट 2021 की मेजबानी किसने की? तो ध्यान रखिएगा, इटली ने की थी G20 समिट 2021 की मेजबानी, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली। इसमें एक चीज आप लोग और याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि G20 2023 की मेजबानी कौन करेगा? फिर से लिख दे रहा हूं मैं, G20 समिट 2023, 2023 में जो G20 समिट होगा उसकी मेजबानी ध्यान रखिएगा भारत करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया करेगा। 141 में व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टर्टल डे 2021? तो वर्ल्ड टर्टल डे आपका 23 मई को मनाया जाता है और इसका थीम था टर्टल रॉक्स, ठीक है। तो चार ऑप्शन थे यहाँ पर आपके पास, प्रोटेक्ट टर्टल एंड टॉर्टाइज, रिस्पेक्ट फॉर टर्टल, प्रोटेक्शन टू मरीन टर्टल्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट था, टर्टल रॉक्स, ठीक है। ये आपका थीम था टर्टल डे 2021 का। क्वेश्चन नंबर 142। पूर्वांचल फेस्टिवल माटी, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपका पूर्वांचल फेस्टिवल माटी ऑर्गेनाइज किया गया है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? चार ऑप्शन है, बुंदेलखंड, सारनाथ, इलाहाबाद, मथुरा। तो फ्रेंड्स सारनाथ में जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है उसका उदय हुआ था, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 है, चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? तो चार ऑप्शन थे यहाँ पर भी, इलाहाबाद, गोरखपुर, कौशाम्बी, सारनाथ। तो फ्रेंड चौखंडी स्तूप जो ये आपका सारनाथ में मौजूद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145।
ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें एक ऑप्शन गलत लिख दिया था मैंने, तो ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसको आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? व्हेन डिड द प्रेजेंट नेम ऑफ उत्तर प्रदेश टेक प्लेस, है ना। तो इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। हालांकि यहाँ पर ये जो ग्रुप है ना, यहाँ के बच्चों को ये क्वेश्चन जो है करेक्ट करके दिया जा चुका है ग्रुप पर ऑलरेडी। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन ऐसा होता है कभी कभी, अब जैसे देखिए 12 जनवरी नहीं होना था, यहाँ 24 लिखना था, लेकिन ये 12 लिख गया है, तो ऐसे ह्यूमन एरर हो जाते हैं। लेकिन एक खास बात ये है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की या हमारी टीम की, कि हम लोग इसको तुरंत करेक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि 2-4 बार 5-6 बार इसका रिव्यू होता है एटलीस्ट। तो उस रिव्यू में कभी ना कभी तो कोई ना कोई गलती पकड़ी ली जाएगी, है ना, वो छोटी नहीं रह जाती है, वो सही की ही जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। इंडिया की जो पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मणिपुर। ध्यान रखिएगा, मणिपुर में पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी या फिर आप कह सकते हैं राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय शुरू किया गया है ना। तो पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा मणिपुर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। इन इंडिया फिशिंग कैट्स आर मेनली फाउंड इन। तो फिशिंग कैट्स इंडिया में या मछली पकड़ने वाली बिल्लियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? वेस्टर्न घाट, मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो मछली पकड़ने वाली बिल्लियां हैं इन सभी जगहों पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। विच ऑफ दीज बैटल्स प्रूव्ड डिसिसिव इन द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। मतलब इनमें से कौन सी लड़ाई भारत में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता में निर्णायक साबित हुई है? 4 बैटल्स लिखे हुए हैं, बैटल ऑफ वंडीवॉस, बैटल ऑफ अससे, बैटल ऑफ चिल्लनवाला और बैटल ऑफ शेरमपट्टम। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो बैटल ऑफ वांडीवॉस था, है ना, बैटल ऑफ वांडीवॉस आपका 1760 में लड़ा गया था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बीच में। तो ये आपका एक आप कह सकते हैं डिसेसिव बैटल था, जिसने ये डिसीजन दे दिया कि अब भारत पर शासन कौन नहीं करेगा, है ना। भारत के जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट हैं उनमें अब कौन प्रतिद्वंदिता में नहीं है। तो इस बैटल में किसकी जीत हुई? यहाँ पर फ्रेंड ध्यान रखिएगा ब्रिटिश की जीत हुई थी और जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हार गई थी। उसके बाद है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। द ग्रीन कलर सीन इन द फायरवर्क्स डिस्प्लेस ड्यू टू द क्लोराइड सॉल्ट ऑफ। तो जो आतिशबाजी में ग्रीन कलर दिखाई देता है ना, वो किसके कारण होता है? तो जो क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं बेरियम के, है ना, 4 ऑप्शन थे, स्ट्रेंटियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम। का सही जवाब होगा बेरियम। जो क्लोराइड सॉल्ट्स बेरियम के होते हैं उनके कारण फायरवर्क्स में आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। प्राकृतिक रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड, मैरी क्यूरी, हेनरी बैकरल और एनरिको फर्मी। तो फ्रेंड्स का सही जवाब होगा हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल के द्वारा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। और ध्यान रखिएगा 1909 में या आई थिंक 1905 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आधा नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? हेनरी बैकरल को, और आधा नोबेल पुरस्कार पेरी और क्यूरी को मिला था, मतलब मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा, अगर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा हेनरी बैकरल। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्विज।